जी, तो हम बात कर रहे थे आइसोबैरिक प्रोसेस की। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें आपका प्रेशर सेम या कांस्टेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पर आप जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ा लें, प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ये आ जाता है। ठीक है, ये अपने माइक ऑफ कर लें। लास्ट में हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपको पता है, इसमें हीट चेंज जीरो होती है, तो बाउंड्री आपकी डायाथर्मिक हो जाएगी। सॉरी, आइडियाबैटिक बाउंड्री हो जाएगी आपकी। यहाँ पर डायाथर्मिक में हीट एक्सचेंज हो। ठीक है जी। इसका जो ग्राफ बनकर आता है वो इस तरह से होता है। अब आप लोगों के जुम्मे जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि आपने देखना है कि आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल में से स्लोप किसका ज्यादा होता है। ये कल आप लोगों ने एक पेज पर लिखकर ग्रुप में शेयर कर देना, स्लोप किसका ज्यादा है। दूसरी बात, और वाई, स्लोप अगर एक का ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, ये आपने सर्च करना है। ठीक है। हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं। अब हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस से, फिर हमने आगे साइक्लिक ये सारी चीजें देखी। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। फिर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। एनी प्रोसेस विच अकर इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, यानी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में जो हो, जिनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, जिनको आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जो सिंगल लार्ज स्टेप में हो रहा होता है। सिंगल लार्ज स्टेप, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इनको होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, यानी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। और इनको होने के लिए फाइनाइट टाइम दरकार होता है। ये एक्सट्रीमली स्लो होते हैं, ये कंपेरेबली फास्ट होते हैं। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है, आपने रिजिड बॉडी अगर फिजिक्स में पढ़ी हो तो रिजिड बॉडी हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में थी, क्योंकि उसमें जो वर्क हो रहा होता है वो वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ पर एट एवरी पॉइंट इक्विलिब्रियम इज देयर, एवरी पॉइंट इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम दो पॉइंट्स पर आता है, या तो इनिशियल पर। इनिशियल पर क्यों आता है, क्योंकि तब आपके रिएक्टेंट्स अभी ऐड अप नहीं हुए होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है, या तो लास्ट में क्यों आता है, क्योंकि जितना रिएक्शन होना होता है वो हो चुका होता है, अब रेट चेंज इनका सेम हो जाता है। ठीक है। तो लास्ट में इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब 100% रिएक्शन हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। दो स्टेज में आ सकता है, इनिशियल या लास्ट में। लेकिन यहाँ पर ये हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होते हैं। सर इनिशियल में कैसे आएगा? बताया है आपको कि जब उसमें रिएक्टेंट्स ऐड ही नहीं किए, सिस्टम में अलग अलग थे, तो वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के साथ अलग अलग में, वो अपने कंटेनर्स में इक्विलिब्रियम में थे। समझ आ रही बात। अभी इसको समझते हैं, इसको अभी समझ लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास है जी एक सिलेंडर। इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे ना वेट रखे हुए हैं। ये वेट ऐसे वेट हैं कि जो बहुत बहुत लेस हैं, और ये एक पिस्टन है।
ये जो पिस्टन है ना मेरे पास, ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए और वेट लेस होना चाहिए, यानी इसका वेट निग्लिजिबल हो, इतना यानी कि छोटा या इतना हल्का होना चाहिए ये। अब गैस के मॉलिक्यूल अंदर फिल किए हुए हैं, ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है पी एक्सटर्नल, ठीक है। अब बाहर से भी एक पी इंटरनल, सॉरी, ये गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पी इंटरनल है, क्योंकि अंदरूनी प्रेशर लगा रहे हैं। और बाहर से कुछ पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अब जब गैस को आप हीट करते हैं या एक्सपेंशन होती है, तो आप, या मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक वेट यहाँ से हटा लेता हूँ, ये रिमूव कर दिया, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब पी एक्सटर्नल कम हो गया है। कितना कम हुआ है वो? माइनस डीपी से कम हुआ है। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल में से इतना प्रेशर कम हो गया जब मैंने एक वेट हटाया। अब आपको पता है जब गैस एक्सपैंड हो जाती है एक वेट हटाने के बाद, तो गैस का पी इंटरनल प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना। पहले तो बढ़ता है ऊपर जाते हुए, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन हो जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। वो किस प्रेशर से कम होता है? पी इंटरनल माइनस डीपी। अब ये देखें, ये भी इतने प्रेशर से कम हो रहा था और ये भी इतने प्रेशर से, फिर ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो ये रीजन होती है कि छोटे वेट होने की वजह से ये जो स्टेप्स होते हैं एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। सर पी इंटरनल, जी बताएं। सर पी इंटरनल वाला दोबारा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। देखें, जैसे ही आप वेट हटाते हैं तो गैस का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, और जब वो एक्सपैंड हो जाती फुल्ली तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, एक्सपैंड होकर। तो वो प्रेशर हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि वो बराबर हो जाते हैं फिर, और अगेन वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है जी, ये बात हमने की है। अब ये जो होता है ये इमेजिनरी होता है। कौन से वाला? रिवर्सिबल वाला इमेजिनरी। और इसको फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन चाहिए। और यहाँ पर वर्क ज्यादा होता है, वर्क मोर होता है, लेकिन ये जो होता है रियल होता है और लेस वर्क। अब आपने ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की होगी, तो उसमें कहते हैं कि रिपीटेशन, जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होती है ना, वो एफिशिएंट होती है। वो क्यों एफिशिएंट होती है? वो इसी रीजन से होती है कि आपका जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप निकाल रहे हैं ना, वो जल्दी से निकालने से ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसीलिए जो वर्क थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डैट विच इज अकरिंग इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है जी, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया है। अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच होती है, या केमिस्ट्री की एक ब्रांच कह लें। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हीट चेंज और एनर्जी चेंज इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। मतलब वही है कि हमने ना हीट चेंज को स्टडी करना है केमिकल प्रोसेस में या फिजिकल प्रोसेस में। इसकी सिंपल सी मिसाल आप, ये है एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास होता है कैलोरीमेट्री। ये
ये क्या चीज है? ये काइंडली इस पर राइट डाउन ना करें, ठीक है? कैलोरीमेट्री। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट और हीट कैपेसिटी, ऐसा प्रोसेस जो हीट को मेजर करता है उसको आप कैलोरीमेट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है? ये आपने ना बम कैलोरीमेट्री देखा होगा, ठीक है? उसमें एक इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेटर है उसमें, उसमें आप सॉल्यूशन फिल कर देते हो, थर्मोमीटर लगा देते हैं। उस थर्मोमीटर में जो आप टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, जिस टेम्परेचर की मदद से आप हीट मेजर कर लेते हैं, वो आगे चलकर हम उसका फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये कैलोरीमेट्री एक्सो या एंडो की नेचर को बताता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक है, आपने किया होगा, कैलोरीमीटर में होता है ये। अब हीट क्या चीज है? हीट जो होती है ये ना एक मेथड होता है एक्सचेंजिंग एनर्जी, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी, एक्सचेंजिंग एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एनर्जी के एक्सचेंज का नाम है उसको हीट कहते हैं। हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगी? हीट फ्लो करती है, कुदरत का जो नियम है या रूल है कि हीट जो होती है वो फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ, ठीक है? हीट का जो यूनिट होता है वो जॉउल हो सकता है या कैलोरी हो सकता है। ये आगे चलकर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कैलोरी क्या चीज है। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं हम। हीट कैपेसिटी, देखिए जी, हीट कैपेसिटी सिस्टम की वो कैपेसिटी होती है जिसकी मदद से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में वो उसको स्टोर कर लेता है। इसको आप हीट कैपेसिटी का नाम दे देते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है सी क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ठीक है जी? हमारे पास इसका यूनिट भी आप इधर से निकाल सकते हैं। क्यू का यूनिट होता है जूल, मास का होता है ग्राम पर हो जाएगा, और केल्विन टेम्परेचर का होता है, ठीक है? हमारे पास दो तरह की हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं, ये क्या चीज है? देखें, ये जब स्पेसिफिक वर्ड हो जाए, मोलर हो जाए, तो मतलब ये कांस्टेंट हो जाती है, फिर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाती है, एक्सटेंसिव नहीं रहती। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? लेकिन जब स्पेसिफिक का वर्ड आ जाए या मोलर का आ जाए तो मतलब आपने अमाउंट फिक्स कर दी है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको जनरल समझाता हूँ। 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है? 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 ग्राम वाटर है, मिसाल ले लें। उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। अब इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री करने के लिए जो सिस्टम में हीट देनी पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पर मास 1 ग्राम फिक्स हो गया, बस ये डेफिनेशन है। इसका फार्मूला बन जाएगा CSQ/m डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा टी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री है। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आइसोथर्मल में देखते हैं, सी आइसोथर्मल।
Q ओवर m डेल्टा T, ये हम देख सकते हैं। आप लोगों को पता है आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, तो ऊपर वाला फार्मूला Q ओवर समथिंग या Q ओवर 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये बात याद रखिए। फिर हम इसको आइडियाबैटिक में या एडियाबैटिक में देख लेते हैं। Q ओवर m डेल्टा T, एडियाबैटिक में क्या होता है कि जो हीट चेंज होती है या हीट होती है वो जीरो जीरो ओवर समथिंग, वो जीरो होती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है जी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू हो सकती है अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो। फिर हमारे पास आ जाती मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, आपको बता दूं, 1 मोल सब्सटेंस हो जाएगी, वहां पर 1 ग्राम था, बाकी चीजें सेम है। वहां पर m आ रहा था, यहाँ पर n आ जाएगा कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर मास। दूसरी बात, हीट जो होता है आपको पता है वर्क फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता। तो इसीलिए जो सी एस है, सी एम है और जनरल सी है, ये भी नॉट अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। ठीक हो गया जी। अब जनरली हम जो मोलर की बात कर रहे होते हैं तो एक फार्मूला मैं आपको बता दूं। देखिए आपने फार्मूला पढ़ लिया सीवी, आपको पता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं एम सी वी, यहाँ पर मैं स्मॉल लिख देता हूँ। अब आपको पता है 1 ग्राम, ये आप ऐसे कह लें कि ये 1 ग्राम सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये जो है वो 1 मोल सब्सटेंस की है, 1 मोल सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी है, और ये मॉलिक्यूलर वेट है। ये फार्मूला कैसे आया आप अभी देख लेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि वाटर के वाटर है 1 मॉलिक्यूल, उसका 1 ग्राम वजन है। लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ 1 ग्राम वेट है, तो मैं कहता हूँ 18 ग्राम पानी का कितना वजन होगा, तो 18 ग्राम हो जाएगा। वो आपको पता है 18 ग्राम जो है ये 1 मोल होता है, यानी मोल हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इसके मोलर मास से अगर मैं 1 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसकी मोलर निकल कर आ जाएगी। सिंपल फार्मूला है ना, कि मोलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, और 1 ग्राम सब्सटेंस थी, उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोलर निकल आ जाएगी। और इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं, सीपी जो लार्ज वाला है वो मोल के लिए है, जो स्मॉल वाला है वो 1 ग्राम के लिए है। ठीक है, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आगे यूज होगा। फिर हमारे पास आ जाती है जी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 2 तरह की होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। देखें बहुत आसान है, पहले इसको देख लेते हैं। आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है कि इंटरनल एनर्जी को 2 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है? एक तो प्रेशर वॉल्यूम के वर्क से, और एक हीट से।
जी जी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है। तो अब बात करने का मकसद क्या है कि इंटरनल एनर्जी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अब ये तो तब लिखते हैं एक्सप्रेशन जब हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। अब दोनों साइड पे मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं। आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये हम मेजर करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर जीरो। तो डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको एक बात पता है कि मोलर है ना, तो एन कितना हो जाएगा 1। आपने ये पीछे फार्मूला पढ़ा ना, सीवी सी एम वाला फार्मूला आपने पढ़ा, या क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो यहाँ पर देख ले डी क्यू भी है और डेल्टा टी भी, और ये एन 1 हो जाएगा, तो ये आपका सीवी के बराबर हो जाएगा। सीवी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, बेसिकली एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने करवाई। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो थी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी के बराबर होती। मतलब कहने का कि आप सिस्टम में हीट ऐड करते जा रहे हैं, हीट ऐड करते जा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो जो हीट स्टोर होगी वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। बहुत आसान है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट स्टोर होगी वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, ये बात मैंने की है। इसी तरह आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, तो सीपी को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। इसका फार्मूला बता देता हूँ। ये होता है जी, इसी तरह बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी मिल जाएगी शायद आपको। तो चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वही बात कि कांस्टेंट प्रेशर पर आप सिस्टम में जो हीट ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम में जो आप हीट ऐड कर रहे हैं वो उसकी इंथाल्पी में स्टोर होती है, ना कि इंटरनल एनर्जी में। तो प्रेशर पर इंथाल्पी होती है और वॉल्यूम पर जो चीज होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। ये बात कर ली, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन ये भी देखा है, सीपी सर माइन। आवाज नहीं आ रही। जी बाकियों को आवाज आ रही है? बाकियों को आवाज आ रही है? आपका कोई इशू है तो आप दोबारा से कनेक्ट कर लें। यस सर, आ रही है। आपने एक रिलेशन देखा होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जरा गौर करें, सीपी आर में कोई चीज प्लस हो रही है, आर में, यानी सीवी में आर प्लस हो रहा है, लेकिन अगर सीपी माइनस आर सीवी, ये देखिए सीपी में से आर की वैल्यू कम हो रही है जनरल गैस कांस्टेंट की, इसलिए ये ग्रेटर होता है। वैसे भी ये और भी डिटेल है थर्मोडायनेमिक्स में, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब मैं फर्दर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों ग्रेटर है, फार्मूले से बता दिया अभी के लिए। ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि आर जो होता है ये एक वर्क फंक्शन होता है, आपको पता है ना, जनरल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर आर वर्क फंक्शन कैसे, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। एन आपका कांस्टेंट होता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए अगर, तो आर इज इक्वल टू पीवी। और पीवी क्या चीज होती है? वर्क। तो आर एक वर्क फंक्शन होता है, ये बात याद रख लेनी है।
ठीक हो गया, आर इज अ वर्क फंक्शन। आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंड। अब आपसे एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जाते हैं जो मैं पूछ सकता हूँ कि फॉर n2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cp माइनस cv। तो आप लोग तो परेशान, सकते में चले जाएंगे। तो सकते से बचने के लिए आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया हुआ है, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। आपने यही तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, आपको ये भी मैंने बताया है कि ये जो cp होता है ये m cp के इक्वल होता है, और ये जो cv होता है ये m cv के इक्वल होता है r। ठीक है, m यहाँ पर मोलर वेट है तो 28 होता है cp, और ये भी 28 है cv r। यहाँ से 28 कॉमन ले लें, cp माइनस cv r, तो r ओवर 28 इसकी वैल्यू आ जाएगी जी cp माइनस cv की। आई होप ये भी आपको अब क्लियर हो गई होगी चीज ये। ठीक है, अब ना एक और फार्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये हमारा लास्ट आज का ये टॉपिक है छोटा सा। इसके बाद ये देखिए, cv जो होता है ना ये f ओवर 2r के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला आपने याद रखना है। अब यहाँ पर f क्या चीज है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है इजीली, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप cv दिया होता है, cp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ना, cp cp माइनस cv इज इक्वल टू r। तो यहाँ से cv की वैल्यू पुट करके cp की भी निकाली जा सकती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होती है। तो f जो होती है वो मोनोअटॉमिक के लिए 3 होती है, मोनोअटॉमिक के लिए। f जो डायाटॉमिक के लिए होती है वो 5 होती है। f जो पोली एटॉमिक गैस के लिए होती है वो 6 होती है। तो आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गॉन ये मोनोअटॉमिक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये डाया है। O3 ये आपके पास पॉली एटॉमिक गैसेस है। ठीक है, और एक आपका काम और है, वो है पॉइजन इक्वेशन को आपने देख कर आना है। उसका भी एक पेज पर बैक साइड पर दो, मतलब ना उसकी बैक साइड पर लिखकर आपने ये कल हर हाल में ये सबमिट करवानी है। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए पॉइजन इक्वेशन क्या है, उसका क्या इस्तेमाल है, और आइडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा है या आइसोथर्मल की। जी अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क फ्रीली जी। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है, हमने थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है और थर्मोडायनेमिक्स। फिर कल जो हमारा वर्क का टॉपिक होगा फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू जी। क्वेश्चन कल ही पूछेंगे, आज पढ़ेंगे तो समझ देखेंगे। जी और किसी का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी ये जो अभी हमने पढ़ा था, आपने फॉर n टू cp माइनस cv फाइंड आउट करना है, जी जी, तो ये आप दोबारा से प्लीज करवा दें। ये मैंने एक फार्मूला बताया है, CV F ओवर 2R। ठीक है, तो इससे आप CP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें और CV की वैल्यू निकल आएगी। और F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो कि मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होती है। मोनो के लिए 3 होती है, डाया के लिए 5 होती है, और पोली के लिए 6 होती है। ठीक है जी, और कोई सवाल? जो आज पढ़ा है आप लोगों और को सर जी समझ आया एक ये जी? जो हमने पढ़ा था cp इज इक्वल टू mcp, एक ये वाला हमने किया है ना अभी, mcp माइनस mcv इज इक्वल टू r ओवर 28 वाला। जी
सर जी ये वाला बता दें, ये क्वेश्चन अगर आया भी तो कैसे आएगा, आपसे और ये इसको पूछा समझने जाएगा। का तरीका बता दें। समझने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखें, 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है, उसका आप कह रहे हैं कि सीवी है। मैं कहता हूं कि मेरे पास 18 ग्राम है, तो आप कहेंगे उसको एम सीवी कह दें। मैंने ये उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये वाटर था, 18 ग्राम क्या होता है, वाटर होता है। यानी 1 ग्राम था, उसके अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एम सी वी हो जाता है, और वो सी वी लार्ज के इक्वल हो जाती है, वो मोलर बन जाती है। यानी 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपको फार्मूला आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स वाला, मास ओवर मोलर मास, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से कर सकते हैं जी। और कोई सवाल? आपसे यही पूछा जाएगा ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन के लिए सीपी माइनस सीवी कितना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपने मोलर मास पे डिवाइड कर देना है आर को, वो इजीली निकल आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रूफ भी बता दिया आपको जी। आज जो चीजें पढ़ी वो आपको क्लियर है, समझ आ गई है सबको? यस सर। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज।